हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 3 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये टर्म एंड एग्जामिनेशन का है, मतलब मेन एग्जाम का है। 2016-17 का पेपर है, फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअल में ये बीए पार्ट 3 का है, बट ये सभी का पैटर्न सेम है, जैसे कि बीकॉम, बीएससी और बीबीए, बीसीए सभी का पैटर्न सेम ही है, तो सभी पे लागू होता है। ये टाइमिंग है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 75, मिनिमम पासिंग मार्क है 26। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस, द फिगर्स इन द राइट हैंड मार्जिन्स इंडिकेट्स मार्क्स। तो राइट हैंड में आपका मार्क्स दिया गया है और आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर कोई क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं बन रहा होगा तो भी आप उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसका कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिखेंगे, अदरवाइज आपका मार्क्स कट जाएगा। यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। तो 150 वर्ड का हर क्वेश्चन होना चाहिए और इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। और इसमें आपका जो आंसर शीट रहेगा उसमें का लगभग 2 पेज से लेके 3 पेज तक आपको भरना ही भरना है उसको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो आंसर है वो लॉन्ग आंसर टाइप है, 2 पेज आप मिनिमम भर लेंगे उसको। और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो 5 × 3 15 मार्क्स का ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके लेसन से आएंगे, जो आपको लेसन प्रेस्क्राइब्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से लेसन है, कुछ में आप उसको चॉइस की वजह से छोड़ भी सकते हैं, ओके। और ये अटल बिहारी यूनिवर्सिटी का ये पेपर है पहले का। फिर नेक्स्ट है यूनिट सेकंड, ठीक है। और यूनिट सेकंड में है आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एसे इन अबाउट 300 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। ये 10 मार्क्स रहेगा आपका। इसमें से 5 टॉपिक रहेगा, 5 टॉपिक में से आप एक चॉइस करेंगे और उसमें लिखेंगे जो सबसे अच्छा आपको बनेगा। और इसमें मिनिमम आपको 3 से 4 पेज होना ही चाहिए आपका जो ऐसे है, ठीक है। और हैंड राइटिंग अच्छी रखेंगे आप लोग, क्लियर राइटिंग रखेंगे। और लेकिन ज़्यादा एक लाइन आप बीच में मत छोड़िएगा, अदरवाइज इससे बैड इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को। और इसमें से आप तैयारी करके आएंगे घर से, जो भी टॉपिक्स है उसके कम से कम 10 टॉपिक्स का आप तैयारी करके आएंगे। मैं आपको बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी एसेस का। लेकिन क्या है कि अगर बाय द वे ऐसा भी आ सकता है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा वो बिल्कुल भी नहीं आया, तो फिर आपको अपना खुद से सोच के अपने अच्छे दिमाग से इस्तेमाल करके इसको लिखना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए प्रिसाइज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल फॉर इट। तो इसका आपको प्रिसाइज लिखना है। प्रिसाइज का मतलब होता है सारांश लेखन। सारांश लिखना है, एक बड़ा सा पैराग्राफ है उसका आपको छोटा करना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, पैराग्राफ को कई राउंड पढ़ना है, उसके बाद आपको उसको छोटा करना है, 1/3 करना है, जितने का है उसको 1/3 करना है। और इस तरह से लिखना है कि उसके जो सारे मेन आइडिया हैं उसमें आ जाए। गागर में सागर भरना बोलते हैं ना, तो उस गागर में वो सागर आ जाए, उसका मेन आइडिया आ जाए। मेन आइडिया मत छूटे, ठीक है। बाकी जो टर्सरी आइडिया, जो साइड बाई आइडिया है वो छूट सकता है। और एक सुटेबल टाइटल भी देना है बोला। टाइटल यानी होता है कि इसका मेन मतलब मेन किस बारे में बोल रहा है ये जो पैराग्राफ, उसको एक टाइटल बना दीजिएगा आप, छोटा 3-4 वर्ड का, 5 वर्ड का भी चल जाएगा। फिर यूनिट 4 आपका रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको केयरफुली पढ़ना है। पैसेज यानी होता है जो ये पैराग्राफ है उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। और इसी को सीन पैसेज अनसीन पैसेज बोलते हैं। सीन पठित गद्यांश या अपठित गद्यांश हिंदी में, ठीक है। तो पठित का मतलब होता है आपने जो पढ़ा हुआ है, सीन पैसेज है ना, जो आपके सिलेबस से आया है। और कुछ ऐसे आते हैं जो अनसीन पैसेज, जो आपके सिलेबस का नहीं होता है, कहीं से भी उठा के दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ये कोई टफ नहीं रहता, बस आपको लग सकता है कि इतना बड़ा पैसेज है। आपको इंग्लिश में बहुत काफ़ी टाइम रहता है क्योंकि 75 मार्क्स का रहता है। तो आप इसको कई राउंड पढ़ेंगे, कम से कम 3-4 बार पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये पैराग्राफ किस बारे में कह रहा है। जैसे यहाँ पे कह रहा है मध्य प्रदेश एज इट्स नेम सजेस्ट इज सुटेड फॉर द सेंटर ऑफ इंडिया एंड प्रायर टू द बाइफर्केशन ऑफ छत्तीसगढ़, इसके मध्य प्रदेश के बारे में कह रहा है। फिर नीचे में आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन जो रहते हैं उसके सारे आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे, कोई कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। और अक्सर ये होता है कि आंसर सीक्वेंस में मिल जाते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगले पहले 2-3 लाइनें मिल जाएंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले फिर 2-3 लाइनें मिल जाएंगे। इस तरह से सीक्वेंस वाइज मिल जाते हैं आपको, अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो। फिर आपको उसमें जो सेंटेंस दिया उसको सेम टू सेम नहीं उतारना है, बल्कि थोड़ा सा उसमें अपने वर्ड्स लिखने हैं, अपना मतलब सिंप्लीफाई करके उसको लिखना है ताकि वो नकल ना लगे।
फिर कभी कभी इसमें सूटेबल टाइटल देना भी आ सकता है, तो अगर आएगा कि इस पैराग्राफ का सूटेबल टाइटल दीजिए तो आप टाइटल लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो आपको क्या करना है, इधर कॉलम ए लिखा है, इधर कॉलम बी, आपको मैच करना है, ठीक है। इससे मैच होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सही उचित संबंध जोड़ो बोलते हैं ना, उस तरह से। ये आपका क्वेश्चन जो है ना, जो ये कहाँ से आया है, ये जो पैराग्राफ उसी से वोकैबुलरी निकल के आया है। वोकैबुलरी माने होता है शब्द ज्ञान बढ़ाना, शब्दकोश, है ना। तो उसी से वोकैबुलरी है, तो वो भी आपसे बन जाएगा एक बार आप अगर पैराग्राफ को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो। बस अपना माइंड को आप ओपन माइंडेड रखेंगे, ऐसा मतलब डरना घबराना नहीं है, बल्कि हर चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा अगर शांति से आप सोचेंगे तो। गिव एंटोनिम्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये सब जो वर्ड्स हैं ये भी यहीं से आया, पैराग्राफ से ही एंटोनिम्स लिए गए हैं, और इसमें से आपको एंटोनिम्स लिखना है। मतलब एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीत शब्द, है ना। तो जो वर्ड्स हैं उसका उल्टा लिखना है आपको, ठीक है, इस तरह से। और ये जो इसके पहले जो था, हाँ ये मार्क्स में आपको बताना भूल गई थी, ये जो पहला जो मैच द फॉलोइंग है 5 मार्क्स का है आपका, ठीक है। इसमें 5 आपको मैच करना है, इसलिए 5 मार्क्स का है। और ये जो है आपको 3 2 5 6 7 दिया है, लेकिन आपको 5 बनाना है, तो हर एंटोनिम्स का 1 नंबर, ठीक है। जैसे सुपेरियरिटी का एंटोनिम्स है इन्फीरियरिटी, इस तरह से, ठीक है। अब यूनिट 4 में आ जाइए, यूनिट 5 में आ जाइए। अब यूनिट 5 में क्वेश्चन नंबर 5, डू इज डायरेक्टेड एनी 25 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको कहना है, इसमें बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे आपके, चॉइस है ना, उसमें चॉइस में से आपको सिर्फ 25 को बनाना है, आप सबको मत बनाइएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप बनाएंगे तो आपका जो लाइन से चेक करेगा, जो चेकर होगा, वो ये नहीं खोजेगा कि आपका कौन सा सही है तो आपको कुछ आंसर दे, और लाइन से देखेगा 25 तक, जिसका आप जितना आपका सही रहेगा तो उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। पीछे का अगर आपका सही रहा भी तो कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए आप जो अच्छे से बनता है उसी को लाइन से बनाइए, जरूरी नहीं है कि 1 के बाद 2 बनाएं, है ना। आप अपना सही क्रम डालेंगे, और लेकिन उस जो आपसे बन रहा है सही सही उसी को बनाएंगे, क्योंकि ग्रामर में एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रामर में कुछ भी जरा सा भी एक स्पेलिंग में गलत हो गई या कहीं का कहीं हो गया तो वो बिल्कुल भी मार्क्स कट जाते हैं, क्वेश्चन आंसर में तो चल जाता है, ठीक है। तो इंसर्ट सुटेबल आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी, ये पहला जो क्वेश्चन है आर्टिकल्स के बारे में है, ए एन जो रहता है, द रहता है, इस तरह। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग सम और एनी प्लस ए सुटेबल नाउन, ये क्वेश्चन है सम और एनी लगाने का है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है इसमें, प्लस एक सुटेबल नाउन भी बनाने का है ये। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स बनाने का ये क्वेश्चन है, जैसे नाउन का एक पार्ट हो गया ये, जैसे मैंने आपको बताया था आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं करके, तो नाउन भी था उसमें। फिर सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट वर्ड लेना है जिसको जो मतलब इसमें फिट आएगा। जैसे ब्रैकेट में लिखा है ही और हिम, इसमें से क्या आएगा ये आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें भी वही देखना है कि क्या आएगा, तो आप कई बार रीडिंग करेंगे तो ग्रामर वगैरह का अगर पढ़ के आ रहेंगे तो आपसे बन जाएगा। सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, अब यहाँ पर जो ये ब्रैकेट्स में ईज लिखा है, आर लिखा है, ईज और आर नहीं लिख देना है आपको। इसमें देखना है कि इसमें जो सेंटेंस के हिसाब से कौन सा सही बनता है, कौन सा इसका जो टेंस है सही आएगा उसी को आपको लिखना है, ठीक है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या जो भी। फिर देखिए यहाँ पर भी वही वाज वेयर है, तो इसमें क्या उसमें फिट आएगा उसको लिखना है। फिर अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर लिखा है वॉकड लिखा है एंड वॉज वॉकिंग लिखा है, ये पास्ट टेंस है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो इसमें से जो सही आएगा सुटेबल उसको आपको लिखना है, वैसे ही है ये भी, है ना। और नेक्स्ट देखिए जी, सप्लाई द सुटेबल टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, इसमें फिर आपको जो टेंस का सुटेबल फॉर्म लिखना है, ठीक है, ऑलवेज है जो भी है तो उसमें क्या आएगा उस तरह से। फिर नेक्स्ट है सप्लाई इफ और अनलेस, इफ या अनलेस लगा के लिखना है इसको, केयरफुली टेंस इन सीक्वेंस, ठीक है। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस को लिखना है, कंडीशनल सेंटेंस मतलब जो एक शर्त वाला वाक्य रहता है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के लिए है। ये सब आपके बताई थी मैं कि कौन कौन से आपके सिलेबस में है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस का वॉइस चेंज करना है, एक्टिव है तो पैसिव करना है, पैसिव है तो
एक्टिव करना है। ऐड द मिसिंग रिलेटिव्स, इसमें रिलेटिव जो नहीं लिखा है उसको आपको लिखना है। रिलेटिव मतलब क्या करता है, जो ज्वाइन करता है ना, उसको लिखना है इसमें। तो इस और फिर है नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, नरेशन चेंज करना है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। अगर डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करना है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट करना है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करना, जैसे इजंट इट, ऐसा होता है ना, विक्रमादित्य वाज अ ग्रेट किंग एंड जज, इजंट ही, है ना, इस तरह से, क्या वो नहीं है, इस तरह से, इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। हाँ, ये आपका इतना ग्रामर का हो गया। अब देखिए ये आपका कहाँ पर आ रहा है, 30 तक है ना, 30 तक है, और आपको करना कितना है, 25 बनाना है ना, तो आप 5 छोड़ देना है आपको। तो 5 जो आपको छोड़ना है पहले से आप डिसाइड कर लेंगे किसको आपको नहीं लिखना है और किसको आपको बनाना है, इसको लाइन से बनाएंगे आप, ठीक है, इस तरह से है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and your classmates. Thank you.